हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माता का हृदय, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माधवी के पति की 22 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, सिर्फ संपत्ति के नाम पर एक बेटा था, जो कि इस वक्त जेल में बंद था। माधवी अपने घर में एकदम अकेली पड़ चुकी थी। यहाँ तक कि उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। माधुरी ने बड़ी दुख तकलीफ़ों से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर इसका बेटा किसी बीमारी में या दुर्घटना के कारण मरा होता तो वह बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उन्हें अलग करने वाले तो कोई और ही थे, जिनके अत्याचार को सहना माधवी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। माधवी के मन में हर बार उन स्वार्थियों से बदला लेने का विचार आता, पर माधवी कर भी क्या सकती थी। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिसे देखकर उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता। माधवी का बेटा सुंदर और होनहार था। माधवी ने उसकी काफ़ी अच्छी परवरिश की थी। उसकी गली के सभी लोग उसके बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे। यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक तक उस पर अपनी जान छिड़कते थे। माधवी का बेटा, जिसका नाम आत्मानंद था, उसको दूसरों के दुख, दर्द और तकलीफ़ें देखी नहीं जाती हैं। हमेशा सबकी मदद करने के लिए खड़ा रहता था। उसे देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि वो किसी भी तरह कोई अपराध करेगा। जिसे लोगों की सेवा करने से फुर्सत नहीं हो, वो इंसान दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। यहाँ तक कि माधवी भी यही सोचकर तड़पते हुए दिन काट रही थी कि आखिर उसके बेटे ने क्या अपराध किया है। आत्मानंद में गुणों का भंडार है। इसके अलावा वह राजनीति में रुचि रखता था। वो बेबाक था और अपने राजनीतिक लेखों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में आ गया था। पुलिस भी उसकी हरकतों पर हर वक्त नज़र रखती थी, मानो जैसे पुलिस बस एक मौके की तलाश में हो, ताकि वो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। जिले में एक डाके ने उन सभी लोगों को आत्मानंद को फंसाने का एक मौका दे दिया, जो आत्मानंद को देख के पसंद नहीं करते थे। डाके से तार जुड़े होने का हवाला देकर आत्मानंद के घर की तलाशी ली गई। अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और आत्मानंद को गिरोह का मुखिया ठहरा दिया गया। फिर महीने भर तक मुकदमा चलता रहा और पता नहीं कहां से पुलिस ऐसे ऐसे झूठे गवाह सामने लाकर खड़े कर दिए कि कोर्ट ने आत्मानंद के साथ साथ सभी युवकों को दोषी करार दे दिया, जिसके बाद 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। बेटे की हर सुनवाई में माँ वहाँ पर पहले से ही पहुँची रहती थी। माधवी अपने बेटे को हथकड़ियों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए देख नहीं पाती थी। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था। अपने इकलौते बेटे से दूर होने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। माधवी एक पल भी सुकून की सांस नहीं ले पा रही थी। माधुरी को कोई रास्ता न सूझने पर उसने अब अपने प्रतिशोध का फैसला करने के लिए सोच लिया। अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा करने वालों की जिंदगी में तबाही मचाना मकसद बना लिया। देर रात माधवी यही सोचती रही कि विधवा जीवन बिताते बिताते उसे 22 साल हो गए, पर अब वो समय आ गया है। इस दुनिया में अच्छे काम की कोई जगह नहीं है। लगता है ईश्वर ने भी निराश होकर हमसे मुंह फेर लिया हो। तो ऐसे में उन अत्याचारियों को दंड दिलाने के लिए उसे ही कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। शाम का वक्त था। लखनऊ में बहुत बड़ा सा बंगला सजा हुआ था, जहाँ पर दोस्तों और मेहमानों की महफिलें सजी हुई थी। एक और आतिशबाजियाँ हो रही थी, वहीं
दूसरी ओर तरह तरह के पकवान बन रहे थे। बंगले के चारों ओर पुलिसकर्मी बंदूक लेकर तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का था। बागची ने एक बड़ा केस जीता था, जिससे खुश होकर अफसरों ने उन्हें तरक्की दी थी। वो वही केस था जिसमें पुलिस बेगुनाह युवकों को झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद कर देता। महफिल में गाने बजाने का कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेहमान अब भोजन करने लगे थे। आधे लोग वहां से चले जाते हैं, फिर बचे मजदूरों के साथ एक बूढ़ी औरत वहां पर काम कर रही थी। वो बूढ़ी औरत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपने काम में लीन थी। वही बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि माधवी ही थी, जो बदला लेने के लिए मजदूर बनकर आई थी। महफिल खत्म होते होते सभी मेहमान जा चुके थे। इक्के दुक्के मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे। माधवी एक कोने में चुपचाप बैठी हुई एकटक सभी को देखे जा रही थी। सहसा मिस्टर बागची की नज़र माधवी पर पड़ी। वो उसके पास गए और बोले, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाने के लिए मिला या नहीं? माधवी ने नज़र उठाकर बागची को देखते हुए कहा, साहब, खाना मिल गया है, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको दिक्कत न हो तो मुझे यही एक कोने में पड़े रहने दीजिए। माधवी की बात सुनकर बागची ने कहा, नौकरी कर लोगी बंगले में? बच्चे को पालना आता है क्या? बागची की बात सुनकर माधवी ने झट से हाँ कहा। जी साहब, बच्चों को अच्छे से खिलाना जानती हूँ। इसके अलावा घर के छोटे बड़े सभी काम भी जानती हूँ। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। माधवी को ध्यान से देखते हुए बागची ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। माधवी को बागची के बंगले में काम करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। वह अपने काम में इतनी ज़्यादा निपुण थी कि उससे सारा घर खुश रहता। बागची की पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा था और वह आलस और अपनी खराब सेहत के चलते दिन भर बिस्तर और सोफे पर पड़ी रहती, नौकरों पर चिल्लाती रहती। उसके ऐसे स्वभाव के कारण उसके बच्चे का ध्यान रखने वाली आया भी ज़्यादा दिनों तक टिक ना पाती। माधवी उसकी जली कटी बातें सुनकर भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती, इसलिए बागची की पत्नी को उससे शिकायत नहीं थी। उसने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी माधवी को ही दे दी थी। बागची और उनकी पत्नी को इससे पहले भी कई बच्चे हो चुके थे, लेकिन किसी कारणों से उनका एक भी बच्चा महीनों या साल भर में ही मर जाता। इसलिए इस बच्चे पर दोनों माँ बाप की जैसे जान बसती थी। दोनों पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए टोना टोटका व जंतर मंतर करने से पीछे नहीं हटते थे। बच्चा माधवी के पास ज़्यादा समय बिताता। वो माधवी से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। अगर माधवी कुछ देर के लिए भी दूर जाती तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। बच्चा माधवी को अपनी माँ समझता और वह उसके साथ खेलती तो ही खेलता, उसी से दूध पीता और माधवी से उसे नींद आती थी। अपने पिता को तो बच्चा कुछ नहीं समझता और माँ उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। माधवी को लगा था कि बड़े घर में काम करने से तनख्वाह अच्छी खासी मिल जाएगी, जिससे महीने का खर्च निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो नौकरों से हर एक पैसे का हिसाब लिया जाता। एक दिन बच्चे को गोद में लिए माधवी ने मालकिन से कहा कि बच्चे के लिए खिलौना या गाड़ी मंगवा देती तो अच्छा होता। माधवी की बात सुनकर मिसेस बागची ने कुंठित स्वर में कहा, कहाँ से मंगवाऊँ? इसके लिए खिलौना गाड़ी? हाथ में रुपए भी तो होने चाहिए। इसका खिलौना 10-20 रुपए में आएगा और इतने रुपए कहाँ हैं हमारे पास? माधवी ने मिसेस बागची को देखते हुए कहा, मालकिन, खिलौना ही तो है। माधवी की बात सुनकर मिसेस बागची ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना? तुम्हारे मालिक की पहली पत्नी से
5 बेटियां हैं जो इलाहाबाद के स्कूल में पढ़ रही हैं और अभी 5 कुंवारी हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरे खर्चों में इनका आधा वेतन तो ऐसे ही चला जाता है और अभी तो लड़कियों की शादी के लिए भी कम से कम 25,000 रुपये लगेंगे। अब कहाँ से लाएं इतने पैसे? मिसेज बागची की बातें सुनकर माधवी बोल पड़ी, मालिक को घूस भी तो मिलती होगी ना। माधवी यह कहकर चुप हो गई। मिसेज बागची ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ऐसी कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं होती है। पैसे एक तरफ से आते हैं और दूसरी ओर निकल जाते हैं। ऐसी कमाई का क्या मतलब? माधवी वहाँ इतनी घुल मिल गई थी कि कभी कभी माधवी को बदला लेने की बात याद भी आती, पर वह बच्चे को देखकर शांत हो जाती। वहाँ रहते हुए माधवी मिस्टर बागची के परिवार की परिस्थिति से वाकिफ हो गई थी। कई बार तो वह अपना दर्द छोड़कर उनके परिवार के लिए परेशान हो जाती और उसका मन दया से भर जाता। एक दिन माधवी किसी काम से अपने घर चली गई। पीछे से बच्चे ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया। कुछ देर गोद में उठाने के बाद मिसेस बागची ने एक नौकर को उसे टहलाने के लिए सौंप दिया, जहां नौकर की लापरवाही से बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। शाम होते होते जुकाम से बच्चे की नाक बहने लगी और खांसी से गले से आवाज़ आने लगी। जब माधवी बंगले में पहुंची तो बच्चे की हालत देखकर उसका कलेजा फटने लगा। वह बच्चे को लेकर मालकिन के पास पहुंची और कहा, देखो जरा बच्चे का क्या हाल हो गया है, कहीं इसे सर्दी तो नहीं लग गई। बच्चे की हालत देखकर मालकिन भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वह ऐसा मंजर पहले भी देख चुकी थी। मिसेस बागची ने तुरंत नौकरों से अलाव जलाने को कहा। मिसेस बागची और माधवी दोनों पूरी रात बच्चे को ठीक करने में जुटी रही। दोनों की आंखों से नींद भाग गई थी। ऐसे में सुबह कब हुए मालूम ही नहीं चला। मिस्टर बागची को जैसे ही बच्चे की खबर मिली, वह डॉक्टर को लेकर सीधे घर पहुंचे। 3 दिन में बच्चे की हालत में सुधार आने लगा, लेकिन बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो गया था। बच्चे का ख्याल रखने में माधवी ने दिन रात एक कर दिया। यह वही माधवी थी जो परिवार का सर्वनाश करने का संकल्प लिए उस घर में आई थी और आज उसी घर के चिराग की सलामती के लिए दिन में 1000 बार ईश्वर से दुआएं मांग रही थी। यह माधवी की दुआओं का ही असर था कि बच्चे की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक सुबह मिस्टर बागची बच्चे के झूले के पास बैठे हुए थे और मालकिन सिर दर्द के कारण चारपाई पर लेटी हुई थी। माधवी पास में ही बैठे बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। माधवी की ओर देखते हुए मिस्टर बागची ने कहा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे एहसान के तले दबे रहेंगे। तुम बच्चे को मौत के मुंह से खींच लाई, वरना हम तो हार गए थे। तभी दोनों पति पत्नी बच्चे को माधवी को सौंपते हुए बोलते हैं कि आज से ये बच्चा तुम्हारा है, इसका ख्याल तुम रखोगी। इसका खर्च पानी की चिंता मत करना, बस इसको अपने साथ ले जाओ। दोनों के बहुत कहने और बच्चे के लाड़ में आकर माधवी इनकार ना कर पाई और खुशी खुशी उसने बच्चे को स्वीकार कर लिया। बड़ी देर से बच्चा आराम से झूले में सो रहा था। चादर से उसका मुंह ढका हुआ था। माधवी ने जैसे ही बच्चे को दूध पिलाने के लिए इसके मुंह से चादर को हटाया, उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। बच्चे का शरीर ठंडा हो चुका था और चेहरा पीला पड़ा था। माधवी ने जल्दी से बच्चे को गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बच्चा मर चुका था। दिन भर पूरे घर में मातम मचा रहा। रोने की चीख से जैसे पूरा घर कौंध गया हो। मिस्टर बागची और उनकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था। माधवी जो खुद बच्चे को खोने के दर्द से तड़प रही थी, उन दोनों को सांत्वना दे रही थी। माधवी जो अपना बदला लेने आई थी, ममता के बंधन में बंद
कि स्वयं वह एक और दुख अपने साथ लेकर जा रही है। सच कहते हैं कि माँ का दिल दया का सागर होता है। माँ ऐसी होती है जिसकी निर्मलता को कोई भी गंदा नहीं कर सकता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।